कितना प्रेडिक्शन सही होता है, उसको किस हिसाब से मानना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी, साइंस, दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। वशीकरण होता है? जिन लोगों ने एक्चुअली सिद्धियां की हुई हैं, उनका वशीकरण काम करता है। 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, इस तरह के बहुत सारे प्रेडिक्शन। जो आप वैदिक ज्योतिष वालों की बात कर रही हैं उनकी नहीं, मैं ग्रीक की भी बात करूं तो वो करने वाले क्या मतलब बहुत अच्छी तरीके से स्टडी नहीं थी या फिर कोई और समस्या थी? सिर्फ एक ग्रह के बेसिस पर, सिर्फ एक ग्रह की प्रेडिक्शन पर इतनी बड़ी जो प्रेडिक्शंस हैं वो नहीं की जाती। आजकल मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर इतने ज्यादा पेड भविष्यवाणियों के रील आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को गलत राह दिखाई जा रही है। अपने पति के बाल काट के पर्स में रख लो, तुम्हारे वश में रहेगा पति। पहले अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करें। गोबर को पोटली में रख के सिरहाने रख लो, धन की बारिश हो जाएगी। टोटकों में इतना ही ज्यादा ताकत होती तो वो जो लोग बता रहे हैं वो अपना ही भला नहीं कर लेते। हल्दी चुटकी भर डेली अपने माथे पे मलो, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो लोग ये टोटके बता रहे हैं या जो इनको टोटकों को सुन के उनको आजमा रहे हैं, साथ में अपना कर्मा भी खराब कर रहे हैं। ये बोलते हैं बहुत सारे लोग कि आलस में पड़े हुए हैं, बिजनेस खराब हो जा रहा है जी, तो वो बोल देंगे अरे मेरा तो ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, उसको पूरी तरह से उस पर मढ़ दिया जाता है। भागवत गीता में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको एक फ्री विल दे रहा हूँ और वो फ्री विल है आपके कर्मास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया। हमारे आज के पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए कहा जाता है कि अनुभव और आध्यात्मिकता दोनों का ही संगम इनके अंदर है, इनके शब्दों में, इनके आचरण में। इनके बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उस पर आपने वीडियोस इनके देखे होंगे। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य नेहा सोलंकी जी। डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें हासिल है और ये वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी और लाइफ कोच में भी एक्सपर्ट मानी जाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच श्वेता जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जो ज्योतिष की यात्रा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके मेंटोर गुरु कौन रहे? देखिए श्वेता जी, जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मेरे मन में एक यूनिवर्स को लेके, डिवाइन पावर को लेके कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती थी। जो हमारा एक जो ज्ञान कहते हैं, जो इस दुनिया से परे है, और क्योंकि आई थिंक ज्योतिष की वो विद्या उसमें सबसे ऊपर है, तो ये ज्ञान मुझे शुरू से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। चीज़ों को जानने का एक कहते हैं ना उत्सुकता होती है, क्रेज होता है, वो क्रेज मुझे बहुत ज़्यादा था। पर हाँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन फ्यूचर कभी बड़ी होके इस फील्ड में आऊँगी, एस्ट्रोलॉजी करूँगी। बट अगर देखा जाए, बचपन से ही मेरे जो फादर हैं, उनका जो सिक्स्थ सेंस है और ज्योतिष पर पकड़ है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बचपन से उनको सुनना, समझना, और साथ ही साथ देखिए जो मेरी शादी हुई तो वो भी ऐसे ही, मेरे हस्बैंड भी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो पिता से और घर में भी दोनों ही तरफ से यह जो ज्योतिष का जो मुझे माहौल मिला, ज्योतिष जब कोई इंसान करता है, जो उसके कर्मास होते हैं वो नेचुरली अपने आप ही बदलाव में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुधरते जाते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले ज्योतिषी का काम ही यही है, खुद को सुधारना या खुद के कर्म अच्छे करना। जब एक ज्योतिषी अगर सच्चे भाव से, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके लिए प्रेडिक्शन करता है, गाइडेंस देता है, तो उसका रिजल्ट ही अलग होता है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि मुझे ये जो प्रेरणा मिली, घर से मिली, मेरे पिताजी से मिली, और उसके बाद फिर मेरा धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया कि मैं इस ज्ञान को लूं, इसको मैं समझूं कि आखिर ज्योतिष है क्या। और इतने सालों की रिसर्च, इतने सालों की स्टडीज, इसके बाद मुझे ये समझ आता है, देखिए, कि ज्योतिष जो है ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्योतिष एक सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पर जो हमारे विधाता ने जो लिख दिया है, उसका आपको प्री कहते हैं ना, किसी चीज का पहले ही ज्ञान हो जाना, तो वो पहले ही जो ज्ञान आपको दिया जाता है कि आपके आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, या आपके आने वाले समय में आप ये स्टेप लें या ना लें, इस चीज का ज्ञान ही, इस चीज की नॉलेज, प्रेडिक्शन ही एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल। जो कि कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज्यादा मिथ बन गया है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं कि हमारा भाग्य बदल जाएगा। देखिए, भाग्य
अगर बदलता है तो वो आपके कर्मा से, आपके विश्वास से बदलता है। जो लिख आया है सिर्फ लिखे हुए पे कि हमें ये बर्थ चार्ट मिल गया है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। बिल्कुल, इससे रिलेटेड भी सवाल मैं आगे पूछूंगी जी, थोड़ा डिटेल में पूछूंगी जी। सबसे पहले तो ये बताइए, हालांकि उसमें कुछ हद तक आपने बता भी दिया, मुख्य रूप से अगर हम जानना चाहें, वो लोग जो कि बिल्कुल इस फील्ड में नहीं जानते, कुछ नहीं जानते इसके बारे में, ज्योतिष है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में हम लोग किस तरीके से मानते चले गए और आज लाखों की तादाद में लोग इसको मानते हैं? जी, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे महारथी और बिल्कुल जो कहते हैं ज्ञान के भंडार जो रावण थे, वो भी इसके ज्ञाता थे। उन्होंने ज्योतिष के ज्ञान को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी। देखिए, हम लोगों की नेगेटिविटीज तो बहुत जल्दी देखते हैं, पर हम शायद उनकी पॉजिटिविटीज नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल। तो जो रावण थे उनको भी ज्योतिष का बहुत ज्ञान था, ज्योतिष के महाज्ञानी वो थे। और ऐसा भी कहा जाता है, देखिए शास्त्रों में कथाएं हैं कि जो सूर्य देव हैं, हमारे जो सूर्य ग्रह हैं, उनके जो ससुर थे, उन्होंने भी ज्योतिष का ज्ञान सूर्य देव को दिया था। और सूर्य देव के बाद ही धीरे धीरे हमारे पास वैदिक शास्त्रों से ये ज्ञान आया है। मे वी नो द नेम, क्या उनका नाम? जी, उनका नाम मयासुर था। मयासुर जी, ये नाम से कुछ असुर जैसे लग रहे हैं। जी, तो वही कहने का मतलब वही है कि देखिए, हम सिर्फ ये ना देखें कि रावण किस प्रकृति के थे या मयासुर, पर कहने का सिर्फ इतना सा विद्वता कि वो कितने विद्वान थे। कहा जाता है कि इतना ज्ञान कभी धरती पर किसी को रहा ही नहीं जितना उन्हें रहा है। तो ज्योतिष का ये ज्ञान हमें हजारों करोड़ों साल पहले से मिलता आया है, जो कि आज हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसे संजो के रखें। पर कहीं ना कहीं जो आजकल आप देख ही रहे हैं, बहुत कुछ लोग सिर्फ इसको एक बिजनेस बनाने के लिए या एक सिर्फ कमर्शियलाइज लोगों ने कर दिया है, उसके लिए बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत सारी चीजें ऐसी ले आए हैं कि जो ज्योतिष एक्चुअली असली है, जो एक ज्ञान लोगों को मिलना चाहिए, जो प्रेडिक्शंस लोगों को मिलना चाहिए, उनकी जगह पे सिर्फ टोटके या जादू टोटके यही सब मिल रहा है। साइड हो गया, मूल आधार कहीं ना कहीं साइड हो गया है। पर भी हम सवाल करेंगे, उससे पहले प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप प्रेडिक्शन की बात कर रही थी। प्रेडिक्शंस कितने सही होते हैं, कितना माना जाए? आज की जनरेशन कहती है कि जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस वाली एक चीज होती है, जिसको कि हम साइंस बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो है उस फॉर्मेट में हमारे पास ज्योतिष अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम उनको प्रेडिक्शंस को फिर हम क्यों माने, ये वो बोलते हैं। तो कितना प्रेडिक्शन सही होता है, उसको किस हिसाब से मानना चाहिए? देखिए, अगर हम साइंस की बात करें, हम साइकोलॉजी की बात करें, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, साइंस, दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। साइंस भी, शायद जिन लोगों को पता नहीं होगा, मैं बताना चाहती हूँ कि साइंस भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानता है। देखिए, होता क्या है कि जो हमारा साइंस है वो एविडेंस पे काम करता है, बट जब हम एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ में जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी हमारे पास इतनी रिसर्चेस, इतने सर्वे हैं कि जो देखा गया कि जब व्यक्ति की कुंडली में इस तरह के योग बन रहे थे, इस तरह की दशाएं आई, इस तरीके के ऋण वो व्यक्ति पिछले जन्म से लेकर आया, तो उनकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई, और वो घटनाएं दर बदर हर बार वही सेम घटनाएं होती गई। कहा जाता है, देखिए, मैदिनी ज्योतिष है हमारा, जो वैदिक पद्धति है, जो हमारी ज्योतिष की बहुत सारी रिसर्चेस ये हमें दिखाती हैं, प्रूव करती हैं कि जो प्रेडिक्शंस लोगों को दी गई हैं, अगर सही तौर पर, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर सही और अच्छी करेक्ट प्रेडिक्शन की गई है तो वो बिल्कुल रिजल्ट देती है और सही गाइडेंस आपको देती है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ज्योतिष 100% करेक्ट है, 99% इट्स देयर, उसके साथ साथ आपका कर्मा भी काम करता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रही हैं कि जो सही तरीके से प्रेडिक्शन की जाए वो सही होती हैं, मतलब बिल्कुल उनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन हैं, मैं भी एग्जांपल नहीं दूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन है, आपने भी वो देखा सुना होगा, जिसको लेकर के वो किया गया लेकिन वो हुआ नहीं जी। जैसे 2022 में दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके पहले भी 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे प्रेडिक्शन, बहुत सिर्फ जो आप वैदिक ज्योतिष वालों की बात कर रही हैं उनकी नहीं, मैं ग्रीक की भी बात करूं, जो ग्रीक एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, जो वैदिक मानते हैं, सबने अलग अलग समय पे बहुत इस तरह के मतलब भविष्यवाणियां की, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ गलत निकलो, कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि निकले। तो वो करने वाले क्या मतलब बहुत अच्छी तरीके से स्टडी नहीं थी या फिर कोई और समस्या थी? देखिए होता क्या है कि तरह तरह की प्रेडिक्शंस तो हमें मिलती हैं कि 2012 में ऐसा होगा, 2020 में दुनिया का अंत होगा। पर देखिए सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि जो बर्थ चार्ट, चाहे वो हमारी इंडिया का हो या वो किसी इंडिविजुअल का हो, उस समय के किसी पर्टिकुलर गोचर को देखकर, किसी पर्टिकुलर ग्रह के गोचर को देखकर तो लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये ग्रह स्थिति इस प्रकार से बन रही है और ये विनाश संभव है। हाँ। पर ये भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ एक ग्रह के बेसिस पर, सिर्फ एक ग्रह की प्रेडिक्शन पर इतनी बड़ी जो प्रेडिक्शंस हैं वो नहीं की जाती हैं। आप बोल रहे हैं, उस पे मैं बीच में रुकते, छोटा सा मुझे याद आ रहा है वो बता रही हूँ। जैसे कि अभी जब पहलगाम वाला हमला हुआ था जी, तो उसके बाद बहुत सारे ज्योतिष लोगों का, मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने देखा प्रोग्राम उनके बीच बीच में आते हैं, जो रील्स आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं या पॉडकास्ट आते हैं, तो उनका ये कहना था कि बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच में, और इतना ज्यादा कि लाखों लोगों की जान जाएगी, बहुत बुरा होने वाला है, ये बोल रहे थे वो लोग। लेकिन वो आगे थोड़े से मनमुटाव और थोड़े बहुत एक दूसरे पर हमले के बाद वो खत्म हो गया। उसको कैसे देखा जाए? जी, मैं बिल्कुल अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए हुआ क्या, इंडिया की जो हमारी जो बर्थ चार्ट है, यानी कि जो इंडिया की कुंडली है, जिस समय कहते हैं ना कि हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए हमने प्लान किया या हम कौन सा बर्थ चार्ट लें, तो रात के 12 बजे हमारे उस समय के जो विद्वान ज्योतिषी थे, रात के 12 बजे उन्होंने अपनी इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए स्वतंत्रता मांगी कि हमें इस समय का बर्थ चार्ट चाहिए, इस समय की हमें जन्म कुंडली चाहिए। तो वृषभ लगन कुंडली हमारी इंडिया की है, जो कि वृषभ यानी कि स्थिर लगन, बहुत ही मजबूत लगन है और इंडिया की स्थिरता को भी दिखाता है। देखिए श्वेता जी, जैसा कि आपने पहलगाम अटैक की बात करी, तो ये हमारा 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। अब अगर हम भारत की कुंडली को देखते हैं तो जो कुंडली का 3rd हाउस है, 3rd हाउस में हमारे ज्यादातर ग्रह वहीं बैठे हुए हैं, चाहे वह चंद्रमा हो, सूर्य हो, शनि हो, इस तरीके के जो चारों पांचों ग्रह हैं एक साथ पड़ोसी देश वाले भाव में अपनी एनर्जी को बनाए हुए स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जब यह पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को हुआ तो उस समय चंद्रमा की महादशा, उसमें सूर्य की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा थी। सूर्य राहु का ग्रहण, देखिए चंद्रमा शुभ ग्रह हैं पर 3rd हाउस में बैठ के पड़ोसी देशों के साथ लड़ाई झगड़े को एक्टिव कराया। सो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जब ये सूर्य राहु का ये जो ग्रहण की स्थिति बनी हुई थी, इस वजह से भी, और कुंडली में और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए थे जो एक्चुअली युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। पर उसके बाद जैसे जैसे दशाएं चेंज हुई, सूर्य के बाद जो राहु गए, राहु के बाद दूसरे ग्रह आ गए, तो इस तरीके से वो जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सेटल डाउन होती चली गई। पर क्योंकि कुंडली, जो भारत की कुंडली में 3rd हाउस एक्टिव हो रखा था, और आप देखते भी होंगे कि भारत का कुछ ना कुछ नेबरिंग कंट्रीज के साथ चलता ही रहता है, क्योंकि 3rd हाउस हमारा बहुत ज्यादा ग्रहों के साथ बहुत सारी एनर्जी को लिए हुए है। अब अगर देखिए, अगर हम न्यूमरोलॉजी की भी बात करें तो 22 अप्रैल 2025, 22 यानी 4 नंबर, राहु का अंक, 04 यानी कि अप्रैल की बात है ये, सो अगेन 4 नंबर, 2025 मंगल का नंबर। तो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जो हमारी राहु की एनर्जी होती है, जो हमारी मंगल की एनर्जी होती है, विनाशकारी स्थिति को क्रिएट करती है। ये क्रिएट करती है देश में युद्ध वाली स्थिति को। जितने आपने, जैसे हमने देखा कि प्लेन क्रैशेस हुए, ये बहुत कुछ जो हुआ, क्योंकि देखिए 3rd हाउस से ही हम किसी भी देश का एविएशन सेक्टर भी देखते हैं। सो वहां पर चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की महादशा और साथ में बनने वाली बाकी ग्रहों की नेगेटिव स्थिति भी यह दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो मिस हैपनिंग्स हैं ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो कोई बाढ़ हो, कोई कहते हैं ना, कहीं अभी आपने देखा होगा करंट न्यूज आ रही थी, कहीं देहरादून साइड में कहीं बादल फट गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो इन ग्रहों स्थिति का कारण बनी हुई है। तो प्रेडिक्शंस गलत नहीं होती हैं, की गई प्रेडिक्शंस उस समय के लिए, करंट सिचुएशन के लिए सही होती हैं,
पर कई बार दशाओं के प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा के चेंज होने से भी बहुत ज्यादा अंतर तो आता क्या है। हम उसको जब प्रेडिक्शन करें तो क्या उन सब चीजों को भी ध्यान में न रखें, बिल्कुल बहुत जरूरी है ताकि और ध्यान ज्यादा रखना। एक्यूरेट हम कर पाएं? जी जी यानी जी। कुछ भी बोलने, लोगों को डराने से पहले हम बहुत उस पर ध्यान जरूरी दें। है जी। देखिए क्या होता है कि लोग बस करंट क्या चल रहा है वो देखा और प्रिडिक्शन कर दी। देते हैं। पर हमें आगे आने वाले समय को भी, आगे आने वाले गोचर को भी, राशि परिवर्तन को बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ देख के फिर प्रिडिक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे साइंस के लिए कहा जाता है, जो साइंस से रिलेटेड हम सवाल कर रहे थे, कि साइंस के लिए कहा जाता है कि वो वेरीफिएबल और फाल्सिफिएबल है, यानी कि उसको हम किसी भी दशा में प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हाथ में कोई गेंद लूं, कोई सामान लूं और नीचे गिराऊं, तो वो गुरुत्वाकर्षण का नियम है और साइंस ने उसको साबित किया है कि इस स्पीड से इतनी देर में वो जमीन को टच करेगा। चाहे वो मैं गिराऊं, आप गिराएं, या जो हमारे कैमरा पर्सन भाई लोग बैठे हुए हैं ये गिराएं, कोई भी गिराए, और चाहे वो इंसान गिराए, जानवर गिराए, जो एक स्पीड है वो वही पकड़ेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए ये नहीं होता। बहुत बार होता है, जैसे कि साइंस में हम करते हैं कि 500 बार अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें, 499 बार अगर वो हुआ सही, और 499 के बाद लास्ट टाइम भी अगर एक बार भी अगर वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं हुआ, तो साइंस उसको क्रॉस कर देता है, बोलता है इस पर हम फिर से रिसर्च करेंगे, अभी इसको और जरूरत है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि अगर हम 500 बार कोई काम किए, अगर वो 200 बार सही हो गया, 300 बार गलत हो गया, तो भी हम बोलते हैं नहीं ये होता है, और हम उसको मान लेते हैं। इसको किस तरीके से समझा जाए? ये एक स्टूडेंट, साइंस का एक जो अभी पीएचडी कर रहा है स्टूडेंट, मेरा जूनियर है, उसने मुझसे ये सवाल पूछा था। जी देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और मैं चाहूंगी कि लोगों को इससे बहुत ही एक अच्छे नॉलेज भी मिलेगी जो मैं अब आपको आंसर देने वाली हूँ। ये आपके जैसा कोई डॉक्टरेट इंसान ही बता सकता है, हर किसी से मैं पूछ भी नहीं सकती। जी देखिए, जैसा आपने कहा कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च होती है या एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है, अगर 300 बार कोई चीज सही हो गई और 200 बार नहीं भी हुई तो हम उसे मान लेते हैं। पर मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाके आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि जो कंप्यूटर है, जो ये डिवाइस है, ये किसने बनाया है? बनाने वाले व्यक्ति का भी तो नाम मुझे नहीं, मैन मेड है। हाँ, मैन मेड है। ये मैन मेड है वो मशीन, पर वो मैन मेड है। पर इसी तरीके से आप समझिए, हम कह रहे हैं देखिए साइंस ये प्रूव कर रहा है, साइंस ने इतनी रिसर्चेस क्रिएट करी हैं और इतना कुछ वो बिल्कुल एविडेंस के बेसिस पे चलता है। पर साइंस में डॉक्टरेट करके वो हायर लेवल वाले साइंटिस्ट हमें कैसे मिले? वो साइंस की नॉलेज लेने वाले साइंटिस्ट या डॉक्टर्स या जो भी हम कहेंगे, वो हमें कैसे मिले? देखिए, एस्ट्रोलॉजी, जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी बताता है कि आपकी कुंडली में योग है कि आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं या बहुत ही ज्यादा आप साइंस की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। सो अगर मैं और बेस में जाऊं, देखिए साइंस, मैं ये नहीं कहती कि साइंस को एस्ट्रोलॉजी ने बनाया है, पर साइंस जो है मैन मेड है। साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंस की जो रिसर्चेस हैं, दे ऑल आर मैन मेड। वो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो हमें नेचर की तरफ से मिला है। नेचर से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट बेसिकली साइंस जो बनाया हुआ एक सब्जेक्ट है वो मैन मेड है। और अगर साइंस को भी एक्सप्लेन करना हो कि देखिए आपकी कुंडली में कैंसर होने के योग दिख रहे हैं, आपकी कुंडली में ये योग दिख रहे हैं कि 6 महीने बाद आपकी कैंसर की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या आने वाले 6 महीने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एविडेंसेस के बेस पर साइंस काम करता है, पर साइंस के लिए प्रेडिक्शन करने वाला भी तो एस्ट्रोलॉजी ही है। देखिए, कहा जाता है कि यूएसए में, इंडिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, पर अगर मैं ये देखूं कि साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट की भी तो कुंडली किसी न किसी ने बनाई होगी। ऐसे योग होंगे कि ये व्यक्ति साइंस की फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। आई नो, आज जो साइंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं ना साइंस को गलत कह रही हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजी को गलत कह रही हूँ, पर मैं ये बोल रही हूँ कि जो साइंस है उसको नॉलेज देने वाला, साइंस की वो नॉलेज देने वाला उस व्यक्ति को, वो भी तो ग्रह ही हैं। वो हमारी डिवाइन पावर है कि जो आइंस्टाइन थे वो इस तरह का बर्थ चार्ट लेकर पैदा हुए कि उन्हें साइंस की फील्ड में या विज्ञान की फील्ड में बहुत ही बड़ा नाम हासिल हुआ। लेकिन जैसे में आइंस्टीन पैदा हुए होंगे, हो सकता है उस समय हजारों और स्टूडेंट पैदा हुए हों सेम ग्रह नक्षत्र में, फिर वो तो नहीं बन पाए उस जी।
उसी देखिए, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट बने, हाँ। पर और लोग जो सेम ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए वो क्यों नहीं बन पाए। देखिए, उसका बहुत बहुत बड़ा कारण हमारे पिछले जन्म के कर्माज होते हैं। ओके। आज अगर हम ये सोचें कि देखिए, हमारी तो सेम बर्थ चार्ट है, पर जो आइंस्टाइन है वो तो एक बहुत ही हायर लेवल पर हैं, और हो सकता है एक ऑटो ड्राइवर की भी सेम बर्थ चार्ट हो। बिल्कुल। पर वो ऐसे देखिए, चाहे लोग इसे माने या ना माने, हमारे कर्माज हमारे साथ काम करते हैं। और साथ ही साथ हम कहते हैं बर्थ चार्ट इतना अच्छा है, इंसान इतना अच्छा है, पर उसको लाइफ में कुछ मिल ही नहीं रहा, वो तो दुख ही दुख झेल रहा है। पर वो हम उसको आज की उसकी जो नॉलेज है या आज की उसकी लाइफ देख के बोल रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि वो पिछले जन्म में क्या कर्मा करके आया है। ज्योतिष चार्ट से उसका समझ सकते हैं, उससे कुछ पता बिल्कुल चलेगा? जी बिल्कुल। देखिए, कुंडली का जो सबसे मेन भाव होता है, यानी कि पिछले जन्म के जो कर्माज होते हैं वो जानने वाला जो भाव होता है, वो पंचम भाव होता है। ओके। पंचम भाव से देखिए, कुंडली जो है, कुंडली में सभी तरह के जितने भी हमारे 12 भाव हैं, तो 12 के 12 भाव से हम डिटेल में बहुत सारी चीजें जानते हैं। उसी तरीके से पंचम भाव से हम पूर्व जन्म के कर्म, संतान, हमारी विद्या, हमारे बच्चों की विद्या, शेयर मार्केट, तरह तरह की, आप कह सकते हैं हमारा प्रोफेशन भी किस कनेक्शन में रहेगा, वो भी हम पंचम भाव से जानते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का पंचम भाव पीड़ित है, राहु, मंगल, शनि, इस तरीके के कहीं ना कहीं कोई नीच का ग्रह बैठ गया, कोई अस्त ग्रह बैठ गया, तो ऐसे में भी वो व्यक्ति अपने ऐसे कर्माज अपने साथ लेकर आया है कि अगर इस जन्म में उसका बर्थ चार्ट बहुत अच्छा भी है, तो भी उसे उसी लेवल के रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि हमने पहले बात करी कि सेम नक्षत्राज में आइंस्टाइन तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, और जिनकी सेम कुंडली थी वो उतना राइज नहीं कर पाए। सो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हम संचित कर्मा साथ लेकर आए हैं, वो हमारे बर्थ चार्ट के साथ इस जन्म में काम करते हैं। इसीलिए शायद कहा गया है प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। जी। अच्छा, तो इसके अलावा कर्म की क्या भूमिका है? हमारे पिछले जन्म का चलिए मान लिया, और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसका मान लिया जी। कर्म की उसमें फिर कितनी भूमिका है? लगभग एक अंदाजे से अगर प्रतिशतता में हम बात करें, या नहीं भी आप प्रतिशत बताएं, ऐसे भी कि कितना उसका महत्व है? जी, देखिए, कर्म अपना पूरा पूरा रोल निभाता है। 3 तरह के कर्म होते हैं, हमारे प्रारब्ध, संचित कर्म और हमारे क्रियामान कर्म। पिछले जन्म में हम क्या करके आए हैं, कुंडली से जरूर जाना जा सकता है कि हमने कुछ इस तरीके के कर्म किए हैं जो हमें आज की डेट में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, इतनी हर्डल्स, या घर में कहते हैं ना कि आपस में प्यार ना होना, रिश्तों में प्यार ना होना, विवाह देर से होना, या बिजनेस फ्रंट पे देखा जाए तो ग्रोथ ना मिलना, तो कहीं ना कहीं हमारे खराब कर्मास का रिजल्ट भी होता है। वो सब तो हम जानते ही हैं कि ठीक है, ये कर्मा हमने किया, हमें ये सब मिला। पर साथ ही साथ देखिए, समझने की बात ये है कि जो हमारे क्रियामान कर्म हैं, जो हम अभी करंटली कर रहे हैं, उन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। हम पीछे क्या करके आए हमें नहीं पता, पर हम अपना आज देख रहे हैं। हमें आज को सुधारने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि कोशिश की जाए। देखिए, हर कोई 100% सही नहीं हो पाता है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। हाँ। सो कोशिश की जाए कि हम अपने कर्माज में कुछ बदलाव लेकर आए, चाहकर किसी का बुरा ना करें। कोशिश करें कि जो हमारे एटलीस्ट हमारे माता पिता हैं, जो हमारे अपने हैं, कम से कम हम उनके साथ अच्छा कर सकें, उनके लिए अच्छा कर सकें। तो हमें अपने कर्माज, क्रियामान कर्मों को सुधारने की जरूरत है। क्रियामान कर्म के आधार पर भी जो हमारी डिवाइन पावर है, जो हमारी यूनिवर्स है, वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। यानी उसकी भी भूमिका अच्छी खासी है। बहुत अच्छी भूमिका है। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल इसी से रिलेटेड कि मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, जो जनरली की मून साइन के लिए आई थिंक मून साइन देखा जाता है, लिया जाता है। इंडिया से बाहर वो लोग ज्यादा सन साइन पे बिलीव करते हैं। अगर इन्हीं चीजों से बहुत कुछ तय हो जाना है जी, ये बोलते हैं बहुत सारे लोग कि अरे गाड़ी ठोक दी, अपनी गलती है, और बोल रहे हैं अरे वो मेरा
ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है और ग्रह नक्षत्र उन्होंने एक अपना बनवा के इसी आधार पे रख लिया है। आलस में पड़े हुए हैं, बिजनेस खराब हो जा रहा है जी। ऑफिस नहीं जा रहे हैं टाइम पे, बॉस निकाल दे रहा है, किसी भी तरह की चीजों के लिए बहुत सारे हजारों लोग आपको ऐसे मिलते होंगे बिल्कुल। जो कि पूरी तरह से घर वाले कुछ बोलें, दोस्त कुछ बोलें तो वो बोल देंगे अरे मेरा तो ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है इसलिए ये मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए ये मेरा काम खराब हो गया। उसको पूरी तरह से उस पर मढ़ दिया जाता है। एग्जैक्टली इसको किस तरीके से देखती हैं, उन लोगों को संदेश क्या देंगी? जी देखिए, मेरा संदेश यही है कि आज अगर हम देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं जो कोई बिग शॉट है, मिलियनियर बिलियनियर। बिल्कुल। देखिए, अगर आज वो लोग भी सिर्फ ये सोच के कि हमारी तो 7 पुश्तें खाएंगी और हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और हम अपना कर्मा करना छोड़ दें, हमारा समय बहुत अच्छा है, हम अपने न्यू वेंचर्स करना छोड़ दें, तरह तरह के बिजनेस प्रपोजल्स में इन्वेस्ट करना छोड़ दें, तो क्या आपको लगता है कि वो थ्रू आउट लाइफ उनका वही बैंक बैलेंस बना रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, भागवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको एक फ्री विल दे रहा हूं और वो फ्री विल है आपके कर्मास की। अगर आप अपने कर्मास, देखिए कर्मास सिर्फ यही नहीं होता कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छे कर्मास हो गए। आपका बर्थ चार्ट कैसा है, आपका समय कैसा है, जैसा भी आपका समय है, पर आप अपना डिवाइन पावर में बिलीव ना छोड़ के अगर आप अपना कर्मा करते रहेंगे, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, आप अपने आप को काम में झोंक देंगे, तो उस समय भगवान भी आपकी मेहनत को देखते हैं। हो सकता है उस नेगेटिव समय का जो इतना बुरा फल आपको मिलना हो वो ना मिले। तो जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी, देखिए दुनिया में कोई भी इंसान हो जो बर्थ चार्ट लेकर आए हैं, अच्छी किस्मत लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, पर साइड बाय साइड आपको खाली हाथ नहीं बैठना है, अपने कर्मा को भी साथ रखना है। बिल्कुल। अगर आप कर्मा का साथ छोड़ देंगे तो लक भी आपका साथ छोड़ देगा। बिल्कुल। आजकल मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर इतने ज्यादा पेड भविष्यवाणियों के रील आते हैं, इतने सारे शॉर्ट्स आते हैं। कोई उसमें उपाय बता रहा होता है कि अपने पति के बाल काट के पर्स में रख लो, तुम्हारे वश में रहेगा पति, जो तुम बोलोगी वही करेगा। कुछ लोग बता रहे होते हैं कि सूखे गोबर को पोटली में रख के सिरहाने रख लो, धन की बारिश हो जाएगी। कोई उसमें बोल रहा होता है, ये सब जो मैंने सुना है वही बता रही। बिल्कुल सही कह रही हैं, हल्दी चुटकी भर डेली अपने माथे पे मलो, उसमें कुछ मिला के बोलते हैं कि मलो तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, चाहे जैसी किस्मत रही हो वो एकदम चमक उठेगी। कोई बोलता है कि आपकी प्रेमिका छोड़ के चली गई है तो अमुक उपाय करो, कुत्ते को 7 शनिवार रोटी खिलाओ तो वो दौड़ते हुए आपके पास वापस आएगी। इस तरह के टोटकों के लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले देखिए मेरा यही मैसेज है लोगों को कि पहले अपने बिलीव सिस्टम पर काम करें। आपका जो बिलीव है वो आपके सबसे जो प्राथमिकता है वो डिवाइन पावर की है, वो हमारे उस भगवान की है कि जिन्होंने आपको ये जन्म दिया है। तो जितने भी, अगर कोई अच्छी रेमेडीज दी जा रही हैं तो वो उपाय हो सकते हैं, वो टोटके नहीं हो सकते हैं। टोटकों के लिए मेरा बिग क्रॉस है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को गलत राह दिखाई जा रही है। अगर आप एक बात बताइए, टोटकों में इतना ही ज्यादा अगर कुछ ऐसा ताकत होती तो वो जो लोग बता रहे हैं वो अपना ही भला नहीं कर लेते? बिल्कुल। पर देखिए जो लोग ये टोटके बता रहे हैं या जो इनको टोटकों को सुन के उनको आजमा रहे हैं, मैं उनको समझाना चाहती हूँ, बहुत ही प्यार से गाइडेंस देना चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं और साथ में अपना कर्मा भी खराब कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये जो जादू, ये जो तंत्र मंत्र टोटके, ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। नुकसान भी करते हैं, बिल्कुल नुकसान करते हैं। जिस तरीके से आपको बताया गया और आपने उस तरीके से नहीं किया तो उसका उलट, यानी कि उसका उल्टा रिजल्ट भी आपको झेलने को मिल सकता है। वशीकरण होता है। देखिए, कहते हैं ना कि जो हमारी अर्थ है वो 2 डायमेंशंस में है। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। जी हाँ, जो लोगों ने बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी ऐसा नहीं जो हर कोई गली मोड़ पे जो बैठ के आपको एक वशीकरण के उपाय दे रहा है, मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों ने एक्चुअली सिद्धियां की हुई हैं, अपनी तपस्या की है और सालों साल अपने आप को, अपने शरीर को तपस्या के लिए दिया है, जी हाँ, उनका वशीकरण काम करता है। पर देखिए, वशीकरण भी क्यों कराया जाए?
आप समझ रहे हैं? वशीकरण क्यों कराता है? ज्यादातर लोग लव रिलेशनशिप में, या किसी की शादी अच्छी नहीं चल रही है, किसी पति को अपनी पत्नी से प्रॉब्लम है, पत्नी को पति से प्रॉब्लम है, इन केसेस में लोग वशीकरण करने की सोचते हैं। वशीकरण करके अगर आपको प्यार मिला तो क्या मिला? मेरा क्वेश्चन ये उन लोगों से है, अच्छा नहीं है, रिश्ता अच्छा नहीं है, अगर बॉन्ड अच्छा नहीं है तो वो वशीकरण कितने दिन काम कर लेगा? 6 महीने, 2 महीने, 15 दिन, मैक्सिमम 1 साल। 1 साल के बाद क्या 1 साल के बाद वो व्यक्ति आपको मन से उतना ही स्वीकार करेगा? बिल्कुल भी नहीं। जिसको आपको स्वीकार करना है, जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, जो आपके साथ निभाना चाहता है, वो दिल से निभाएगा, बिना किसी वशीकरण के निभाएगा। और देखिए, जो वशीकरण, जो ये जादू टोट के वशीकरण, ये सब चीजें लास्ट में जाके जब व्यक्ति का जो अंतिम समय होता है ना, उस समय उसे क्या भुगतना पड़ता है, ये आम जनता सोच भी नहीं सकती। उसका बुरा असर होता बहुत ही ज्यादा। जी हाँ, देखिए, किसी की अगर मजबूरी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल बेड पर पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में है, कि जिसको कोई बीमारियां डायग्नोज नहीं हो रही हैं, उसका परिवार उसकी वजह से परेशान है, लंबी बीमारी चल रही है, मेडिसिन लग ही नहीं रही है, उन केसेस में जरूर मैं कहूंगी उपाय वर्क करते हैं। जी हाँ, देखिए, उपाय वो जो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, उपाय वो कि जिसको आप करते समय इस बिलीव के साथ कर रहे हैं कि मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, मैं अपने भगवान को याद कर रही हूँ, या मैं ये मंत्र चैंटिंग कर रही हूँ, तो इसका रिजल्ट मुझे यूनिवर्स से मिलेगा। उनका रिजल्ट जरूर मिलता है, पर उसी को अगर आप किसी से दुश्मनी निकालने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, किसी का बिजनेस में नुकसान करने के लिए, किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए अगर आप वशीकरण का, अगर आप जादू टोटकों का, तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ये घर में, आपके घर में कितनी ज्यादा नेगेटिविटी लेके आ सकता है आप सोच नहीं सकते। आपके घर के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी। क्योंकि देखिए, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जब तक ये आपसे कुछ ले नहीं लेती है, तब तक ये आपको कुछ देती भी नहीं। बिल्कुल। इससे रिलेटेड एक दिमाग में छोटा सा सवाल आ रहा है, छोटा सा ही जवाब चाहूंगी। जी। पॉजिटिव सेंस में करना है, क्या हम बड़े लेवल पर देश की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं? अगर कोई एक्सपर्ट है, क्या हम अपने पड़ोसियों से या पूरी दुनिया से रिश्ते अच्छे करने के लिए अपने देश हित में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इस लेवल का होता है? आप तंत्र मंत्र की बात कर रही हैं? जो भी वशीकरण, तंत्र मंत्र, जो भी होता हो। देखिए, मुझे अगेन मेरे को ये लगता है कि जो गलत रास्ता है वो गलत है। रास्ता वो तरीका सही नहीं है, तरीका भी सही नहीं है। और अगर हम इतना मास लेवल पर सोचें तो मुझे ऐसा, अभी देखिए, जो पुराने समय में जो हमारे संत थे, जो हमारे महर्षि थे, उनमें ऐसी पावर्स थी, उनकी तपस्या ऐसी थी कि वो कुछ भी करने में सक्षम थे, बड़े लेवल पर, मास लेवल पर। बिल्कुल। पर आज इतने हजारों साल बाद अगर मैं एक सिंगल व्यक्ति भी ढूंढना चाहूं कि जो देश के लेवल पर इन एनर्जीज के साथ, इन नेगेटिव एनर्जीज के साथ, तंत्र मंत्र, इन साधना के साथ कुछ करना चाहे, तो मुझे ऐसा व्यक्ति आसानी से नजर नहीं आता है। और अगर हैं भी, मैं कहती हूँ बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े तपस्वी आज भी हैं, शायद जिनको हमने कभी जाना नहीं है, देखा नहीं है, पर अगर हैं भी तो भी मैं ऐसा देश का विकास नहीं चाहती हूँ जो तंत्र मंत्र के साथ आगे बढ़े। 2 महीने चला, नहीं तो चाइना की तरह 2 महीने बाद बिखर गया। बिल्कुल। एस्ट्रो ऐप आजकल बहुत चला है। कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलो, सब पे ज्ञान दे रहे होते हैं लोग, बहुत शॉर्ट में। कोई 10 सेकंड का ऐड है, 20 सेकंड का ऐड है। हो सकता है कि हमारा जब ये प्रोग्राम अभी एयर हो रहा हो तो एल्गोरिदम जो यूट्यूब पकड़ेगा, तो इसमें भी वो ऐड चल रहे होंगे जी। भले हम कुछ भी बात कर रहे हो, लेकिन हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ऐड चल रहे होंगे। उन तरह तरह के ऐप को लेकर आप क्या कहेंगी? उस पर जो बैठ के भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जो तरीके बताए जा रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगी? बाढ़ सी आई हुई है, बम्बार्डिंग हो चुका है। देखिए श्वेता जी, आई होप आप भी मेरे वर्ड्स को माइंड नहीं करेंगी और व्यूअर्स भी माइंड ना करें। देखिए, ऐप सिस्टम जो है, ये जितना भी एस्ट्रोलॉजी के जो ऐप्स हैं, ये सिर्फ एक बिजनेस मात्र है। ये सिर्फ एक धंधा है, ये सिर्फ एक तरीका है अपने काम को राइज करने का। हो सकता है आज इन एप्स के जो ओनर हैं, उनको शायद एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी ना हो सकता है वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुके हैं कि वो राइज कर रहे हैं।
देखिए उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर मैं आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो बेचारी सिर्फ बेवकूफ बनाई जा रही है, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। 2 महीने कहीं एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया, आपने कुछ किताबें पढ़ ली और आपने कोई कॉलर्स अपने पास बिठा दिए और आपने कहा कि अब आप जनता को ज्ञान दें, आप उनकी कुंडली के बारे में बताएं। पर वो लोग शायद ये समझ ही नहीं रहे हैं कि आप किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, इमोशन, लाइफ, आप किसी को प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति आप पर ब्लाइंड बिलीव कर रहा है कि 6 महीने बाद मेरी लाइफ में सक्सेस आएगी या 2 महीने बाद मेरी शादी हो जाएगी। पर देखिए ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। मेरा खुद का आजमाया हुआ एग्जाम्पल है। और एक और वाकया मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं किसी फंक्शन में गई। सो जो होस्ट थे उनकी एक दूर की कजन, वो जैसे मुंह बोली बोलते हैं, उनकी मासी से मैं मिली और ऐसे ही बात करते हुए पता चला कि उनका भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव है। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि जब सेम फील्ड के लोग मिल जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्वर्सेशन होता है, अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो 5 मिनट बाद ही बात करने के बाद मुझे समझ आया कि ये तो कहीं ना कहीं ऊपर का ग्रहों की बात कर रही हैं और इनको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। पर वो मुझसे बड़ी थी, मैं उनको इस तरीके से नहीं बोल सकती थी। सो आई वाज वेरी नॉर्मल विद हर। थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि वो ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी की ऐप पर ज्ञान दे रही हैं। मुझे सुनकर मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं टोका, क्योंकि वो मेरा राइट नहीं है। पर मुझे सच में, मैं आपको बोल रही हूँ, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बीइंग अ ट्रस्टवर्दी एस्ट्रोलॉजर, आई कैन से। इसके साथ साथ आपने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है, आपने इसमें डीप स्टडी की है, आपके फादर से चीजें सीखी हैं और भी गुरुओं से सीखा है। ऐसे में जब हफ्ते भर और महीने भर के सर्टिफिकेट वालों को ज्ञान देते देखती हैं, आपको कैसा लगता होगा? मुझे यही बुरा लगता है। मैं ये देखती हूँ कि लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं था ग्रहों के बारे में और वो लोगों को आधे घंटे कॉल पर उनकी कुंडली के बारे में समझा रही हैं। सो आई फेल्ट सो बैड कि जो लोग उन पर बिलीव कर रहे हैं, जो लोग इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कॉल्स का चार्ज होता है, ये होता है, उन्हें तरह तरह की चीजें बताई जाती हैं और उसके बाद उनके बिलीव के साथ या उनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि देखिए अगर कोई परेशान है तो वो कांटेक्ट ना करें, वो जरूर कांटेक्ट करें, पर अपना बिलीव किसी एक इंसान पर रखें जो आपको सही गाइडेंस दे, जो आपको आपके साथ पैसे के लिए ना जुड़ा हो। क्योंकि जो व्यक्ति पैसे के लिए आपके साथ जुड़ा है वो सिर्फ अपना भला सोचता है। बिल्कुल। पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि का 7.5 होना और भी तरह तरह की चीजें हैं, ये सब कितना काम करती हैं किसी व्यक्ति की जिंदगी में? आधार क्या होता है इनका? जी देखिए, जैसे पितृदोष की आपने बात करी, तो जैसा कि हमने कर्मास की बात करी थी, सो पितृदोष भी अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में शनि, राहु, मंगल, सूर्य, इस तरह से जो पाप ग्रह, जो क्रूर ग्रह हैं, अगर वो बैठते हैं तो पितृदोष लगता है। कुंडली के दूसरे, चौथे, पंचम, सप्तम, नवम और दशम, इन भावों में भी अगर सूर्य राहु की स्थिति, कोई ऐसा ग्रहण बना हुआ है, शनि, इस तरीके के जो भी नेगेटिव ग्रह हैं अगर वो बैठे हैं तो भी पितृदोष लगता है। और एक्चुअली ये रियलिटी है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बनकर आया है तो वो उस व्यक्ति की लाइफ की सारी ग्रोथ को खा जाता है। कहीं ना कहीं नहीं कहूंगी, और कहूंगी मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं, बहुत सारे मेरे पास ऐसी रिसर्च है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष बना है, या तो उनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति मेजरली बीमार रहता है, बीमारियों पे पैसा खर्च होता है। मान लीजिए लड़का है या लड़की है, शादी का रिश्ता आता है वो टूट जाता है, नौकरी लोगों की नहीं लग पाती है, और अगर बिजनेस फील्ड में भी हैं तो वो बेचारे इन्वेस्ट कर करके थक जाते हैं पर उन्हें ग्रोथ नहीं मिलती है। उसी तरीके से शनि की 7.5 भी आपके कर्मास के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट देती है। ऐसा भी देखा जाता है कि देखिए शनि की 7.5 में लोग सिर्फ ये सोच के डर जाते हैं कि शनि देव हैं तो हमारे साथ बुरा ही होगा, हमारा नेगेटिव ही होगा, शनि की 7.5 हमें बुरा फल ही देगी। पर ऐसा नहीं है। देखिए शनि एक पाप ग्रह है, स्ट्रगल देते हैं, पेन देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करा देते हैं, चीजों को स्लो कर देते हैं। बट स्टिल इट डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है।
अगर शनि अस्त हैं, शनि पीड़ित हैं, शनि किसी पाप ग्रह के साथ, शनि राहु का कॉम्बिनेशन, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, शनि केतु का कॉम्बिनेशन, इस तरह के केसेस में शनि की जो साढ़े सती या ढैया आपको बैड रिजल्ट्स देती है, बहुत ज्यादा रुलाने वाली हालत कर देती है। पर अगर शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है, शनि उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति लिए हुए बैठे हैं, बाकी के चार्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग हैं, तो ऐसे में ये शनि की साढ़े सती लोगों को अच्छा रिजल्ट भी देती है। अभी मंगल की कुछ दशा वगैरह चेंज हुई है, हम जी बात कर रहे थे, वो क्या है, उसका कितना असर है? जी देखिए, जो मंगल का भी गोचर है अभी 28 जुलाई तक, आपने शायद बहुत जगह सुना भी होगा कि लोगों में बहुत ज्यादा डर बना हुआ था क्योंकि वो सिंह राशि में थे। अच्छा। सिंह राशि में जो मंगल की स्थिति है अच्छी मानी जाती है, पर साथ में केतु की पोजीशन भी वही थी। तो ये जो मंगल केतु का अंगारक योग था, जो कि ये हमारा पहलगांव का केस हुआ, देन हमारे जो अटैक्स या जितनी भी हमारी ये जो प्राकृतिक आपदाएं जिनको हम कह सकते हैं, वो मंगल केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से भी थी। जैसे कि आग लगना, लड़ाइयां होना, झगड़े होना, सांप्रदायिक दंगे होना, तो ये सब मंगल केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से था। अब 28 जुलाई की शाम को मंगल सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर गए हैं। देखिए, कन्या राशि में मंगल का प्रवेश बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि जो कन्या राशि है वो बुध की राशि है। अच्छा। जी हाँ, तो बुध और मंगल का आपस का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं कहूंगी कि कुछ राशियों के लिए मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रह सकता है, जैसे कि मेष राशि, वृश्चिक राशि, ये उनकी अपनी राशियां हैं, तो यहाँ पर वे बहुत अच्छा रिजल्ट्स, ऐसे लोग अच्छी ग्रोथ भी देखेंगे, रिलेशनशिप लोगों के अच्छे होंगे। अगर कोई हर्डल्स ऐसे लोग देख रहे थे तो वो भी काफी हद तक सॉल्व होगा। पर जैसे जैसे कि मैंने कहा, कन्या राशि या जो बुध की राशियां हैं, मिथुन राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, इनके लिए मंगल का गोचर उतना अच्छा नहीं है। अच्छा। ये टेम्परेचर यानी कि टेम्परामेंट को काफी ज्यादा हाई कर सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, गुस्से को बढ़ा सकता है। जिनकी भी कन्या राशि है, मान लीजिए चंद्र राशि जिनकी कन्या है, मिथुन राशि जिनकी चंद्र राशि जिनकी मिथुन है, तो ऐसे केसेस में भी लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप पे इफेक्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए लड़के की कुंडली में बन रहा है तो लड़की के साथ उनके, जैसे बोलते हैं ना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपस में मन ना मिलना, लड़ाई झगड़े बढ़ना, फाइनेंशियल ग्रोथ में जो भी एक बोलते हैं कि बिजनेस सेक्टर में भी वो प्रॉब्लम देख सकते हैं। सो समझने की जरूरत है कि अपने गुस्से को कंट्रोल रखें क्योंकि मंगल गुस्से का कारक है। ब्लड प्रेशर भी वो बढ़ा देता है, तो उस वजह से भी गुस्सा अपना कंट्रोल रखने की जरूरत है। साथ ही साथ देखिए, ये भी समझने की जरूरत है कि मंगल के इस गोचर में आप अपना पेशेंस लेवल लूज कर सकते हैं। जब पेशेंस नहीं रहते हैं तो इंसान गलत डिसीजन भी लेता है। तो जल्दबाजी में ऐसे कोई डिसीजन ना लिए जाएं। और बाकी की भी कुछ राशियां हैं, जैसे वृषभ राशि है, वृषभ राशि के लिए भी समय ठीक रहेगा। सिंह राशि के लिए मैं कहूंगी कि सिंह राशि वालों को बहुत ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो सिंह राशि है वो एक आक्रामक राशि होती है, गुस्से की राशि है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मैं कहती हूँ कि एंगर को यह शो करती है। उसमें सेकंड भाव में, यानी कि कन्या सिंह राशि के सेकंड भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो यहाँ व्यक्ति का जो घर में जो रिलेशन, आपसी कुटुंब में जो रिलेशन है वो खराब हो सकता है। खान पीन का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जिन जिन लोगों की कुंडली में अष्टम भाव में अगर मंगल गोचर करेंगे या अष्टम भाव को दृष्ट करेंगे तो ऐसे में भी उस व्यक्ति के साथ अचानक होने वाली चीजें, अचानक एक्सीडेंटल, यूरिनरी प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, तरह तरह की, जैसे कहते हैं ना गायनिक इश्यूज, वो हो सकते हैं। और ये भी कहा जाता है, देखिए अगर मंगल अष्टम भाव में गोचर करें तो ऐसे व्यक्ति को पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक। तो अपनी हेल्थ का भी जरूर ध्यान दें। पर मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। वैसे तो मेरे पास आपके लिए सवालों के भंडार हैं, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि एस्ट्रोलॉजी मानती हूँ या नहीं मानती हूँ। मेरे लिए ये एक ग्रे फील्ड है और मैं इस पर किसी भी फील्ड में मैं खूब सारा स्टडी, रिसर्च और लोगों से, उस फील्ड के एक्सपर्ट से बातचीत करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरा उस क्षेत्र में थोड़ा नॉलेज बढ़े और तब मैं जाकर के एक स्टेज पर पहुंचूं कि मुझे ये मानना है या नहीं मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं उस क्षेत्र में उस तरह से अपने आप को उस जोन में मानती हूँ।
लेकिन मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब के लिए हमें एक एपिसोड और करना पड़ेगा। जी, क्या कहती हैं? बिल्कुल, मुझे आपके साथ करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं उससे एक बहुत ही अच्छा आउटपुट निकल कर आता है। और मुझे भी लगता है कि देखिए, लोगों को मिथ, अपने जो उनके मिथ बने हुए हैं उन्हें क्लियर करने की जरूरत है, और बहुत ही ज्यादा अच्छी और पॉजिटिव गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल, और वो आपके जैसे जो इसमें डीप स्टडी जिनकी है वो ही दे सकते हैं, और बहुत ही सहजता और संवेदनशीलता के साथ आपने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं पिछले 17-18 साल से, जब से मैं मीडिया में कर रही हूँ एंकरिंग, जो कि नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, वो उन सवालों के जवाब तक देना नहीं चाहते। तो इस चर्चा को हम अगले एपिसोड में और डिटेल में लेकर के आएंगे, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी जीवन मंत्र हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से? जी देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ज्योतिष में, चाहे आप बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, पर जो आपकी सराउंडिंग्स में लोग हैं, जो आपका परिवार है, जो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, सबसे पहले आप उनकी रिस्पेक्ट और केयर करना सीखें। देखिए, जो हमारे ग्रह होते हैं ना, वो हमारे घर में ही हमारे पास, हमारे माता पिता, भाई बहन, इनके रूप में ही हमारे साथ शामिल हैं। तो जब हम अपने रिश्तों को सुधारते हैं तो भी हमें लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और साथ ही साथ देखिए, एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी भी मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहूंगी। देखिए, गुरु ग्रह जो हैं वो बहुत ही ज्यादा शुभ ग्रह कहे गए हैं। जहाँ शनि ग्रह, मंगल ग्रह आके आपको तरह तरह की नेगेटिविटीज देते हैं या परेशान करते हैं, वही गुरु ग्रह आपको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि देखिए, गुरु जो है धन का, संतान का, विवाह का, घर में जो प्रॉस्पेरिटी होती है उसका, आपके घर में जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनका कारक है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि उनके घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, धन का आगमन हो, लोगों की जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, टाइमली शादियां हो, और आपस में सबका बॉन्ड अच्छा रहे, तो मेरी ये रेमेडी जरूर करें। बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आप वृद्धा आश्रम जाएं। वृद्धा आश्रम जाके आप जो हमारे वहां पर बड़े बूढ़े हैं, देखिए जो बड़े बूढ़े जो ये हैं, ये गुरु का ही कारक है। बिल्कुल, आप उनसे मिलें, उनसे बात करें, उन्हें सुने, उन्हें समझें, उनकी नीड्स को जानें। क्योंकि जो उनकी फैमिलीज हैं जिन्होंने उन्हें निग्लेक्ट करके आज छोड़ दिया है, जब आप उनको समय देंगे, देखिए समय से बड़ा उपहार कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, जब आप उन्हें समय देंगे, जब आप उन्हें सुनेंगे, समझेंगे, जब आप उस ओल्ड एज होम के लिए दान करेंगे, उन वृद्धों के लिए दान करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को बढ़िया और अच्छे रिजल्ट देने से कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर गुरु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो लाइफ में 2 गुनी 4 गुनी तरक्की करता है। और देखिए, मेरा यह जो रेमेडी बताने का रीजन ही यही है, क्योंकि मैं टोटकों में, तंत्र मंत्र में बिलीव नहीं करती हूँ। उपाय वो किया जाए जिससे आपका खुद का और सामने वाले का, प्रकृति का भला हो। जो भी हमारे दर्शक आपको देख सुन रहे होंगे, वो आपके इन रेमेडी के पीछे की मंशा को भी जरूर समझ रहे होंगे कि आप इस तरह की रेमेडी जो दे रही हैं उसमें उनका भी भला है, और जहाँ जिसके लिए आप बता रही हैं कि वहां जाओ, उनकी सेवा करो, उनके लिए भी हम कुछ कर पाएंगे, जो कि समाज के लिए बहुत ही जरूरत है, बहुत जरूरी है। तो इसी खूबसूरत नोट के साथ, आपके इस खूबसूरत रेमेडी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि एक एपिसोड आपके साथ और करने का मौका मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विदा जी।